हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका अभिनंदन करती हूं। आज मैं बाल मनोविज्ञान की एक नई सीरीज के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूं। आज मैं आपको बाल विकास या बाल मनोविज्ञान को पढ़ाऊंगी। बाल मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टेट, सुपर टेट, सी टेट या अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। तो इस वजह से हम बाल मनोविज्ञान का बाल विकास को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि जो भी आने वाले एग्जाम्स हों उनमें आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो सके और आप 30 में से 30 मार्क्स गेन कर सकें। तो हम बाल मनोविज्ञान को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि बाल मनोविज्ञान होता क्या है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, इसका अर्थ क्या होता है। तो बाल मनोविज्ञान यानी कि जैसा नाम से ही पता चल रहा है, दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल प्लस मनोविज्ञान। यानी कि बाल का अर्थ होता है बालक और मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन करना। किसके व्यवहार का अध्ययन करना? बालक के व्यवहार का अध्ययन करना। यानी कि बालक के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान बाल मनोविज्ञान कहलाता है, जिसे आज हम बाल विकास के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे डीएलएड की सेमेस्टर के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो सिलेबस है वो पहला चैप्टर यानी कि उसका जो पहला टॉपिक है वो है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और उसके क्षेत्र। तो उसे भी मैं सिस्टमैटिक वे से पूरा प्रेजेंट करूंगी, लेकिन इसको पढ़ाने से पहले, चैप्टर में जाने से पहले मैं इंट्रोडक्शन क्लास ले रही हूँ। इसके बारे में यानी कि मनोविज्ञान से रिलेटेड जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं पहले आपका क्लियर कर देती हूँ। तो मनोविज्ञान क्या है? मानव को समझने वाला विज्ञान। अभी मैं बाल विकास की बाद में बात करूंगी। पहले बाल मनोविज्ञान में जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान से जो बाल विकास जन्म लेता है, यानी कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। मनोविज्ञान में टोटल 14 मुख्य शाखाएं हैं, जिनमें से एक मुख्य शाखा बाल विकास यानी बाल मनोविज्ञान को हम विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान इस सब्जेक्ट को कौन लेके आया, किसने इसे, पहले ये क्या होता था कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक पार्ट हुआ करता था, दर्शन शास्त्र से ही ये जुड़ा हुआ था। बाद में इसे दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया गया। किस दर्शन शास्त्री ने इसे एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया, हर एक बात पे हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो पहले हम मनोविज्ञान की बात करते हैं। मनोविज्ञान यानी मानव को समझने वाला विज्ञान, एक ऐसा विज्ञान जो मानव को या मानव के व्यवहार को समझता है, मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान का सर्वप्रथम जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो अरस्तु, एक बहुत ही फेमस दार्शनिक है, यूनान के थे, वो इस कॉन्सेप्ट को लेके आए। उन्होंने सबसे पहले यानी कि अरस्तु दार्शनिक जो बहुत ही फेमस यूनान के थे, उन्होंने मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित किया। क्वेश्चन पूछा जाता है मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाले प्रथम दार्शनिक कौन थे? वो थे अरस्तु। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विकास के क्रम की, यानी कि इसके ऐतिहासिक विकास के क्रम की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहले मनोविज्ञान के विकास के क्रम में जो पहला विज्ञान आया वो था आत्मा का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान के बाद में यानी कि आत्मा के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया जाता है, उसमें भी कुछ कमियां होती हैं। और उसके बाद में एक मनोविज्ञान आता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान, इस मन और मस्तिष्क के विज्ञान में भी कुछ कमियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है। बाद में आता है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान तो काफी हद तक सही प्रूफ होता है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है। और लास्ट में आता है व्यवहार का विज्ञान, जिसे आज हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं। यानी कि वर्तमान में जिस व्यवहार को आज हम एक्सेप्ट किए हुए हैं, मनोविज्ञान को जो पढ़ते हैं वो है व्यवहार का विज्ञान।
तो हम एक एक करके पूरे विस्तार पूर्वक हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आत्मा के विज्ञान की। ऐतिहासिक विकास के क्रम में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला विज्ञान आता है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान कौन लेके आता है? बहुत ही प्रसिद्ध यूनानी दर्शन शास्त्री जो थे अरस्तु, वो इस कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। इसी वजह से अरस्तु को विश्व का प्रथम मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक यानी विश्व का प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? वो है अरस्तु। हम आत्मा के विज्ञान की जो बात कर रहे हैं वो 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। जो भी चल रहा है आत्मा के विज्ञान से रिलेटेड जो कुछ भी चल रहा है वो 16वीं शताब्दी के काल की बात कर रहे हैं। इसी समय यानी आत्मा के विज्ञान का जो समर्थन करता थे, यानी जो दार्शनिक इस आत्मा के विज्ञान का समर्थन करते थे वे अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टो थे। यानी कि अरस्तु के साथ में जो फेमस दार्शनिक हुए हैं वो प्लेटो और डेकार्टो हुए हैं। इन्होंने भी आत्मा के विज्ञान को स्वीकारा था, उन्होंने भी उनका समर्थन किया था। और इसी 16वीं शताब्दी की ही हम जब बात करते हैं तो 1590 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1590 ईस्वी में रुडोल्फ बोयकिल थे, एक बहुत ही फेमस दार्शनिक थे रुडोल्फ बोयकिल। उनकी एक पुस्तक थी साइकोलॉजिया। इनकी एक पुस्तक थी साइकोलॉजिया। ये मनोविज्ञान यानी कि ये मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक थी। इसकी खासियत क्या थी? ये मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक थी और सर्वप्रथम इसी पुस्तक में, साइकोलॉजिया पुस्तक में, मनोविज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है मनोविज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? तो मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोग रुडोल्फ बोयकिल की पुस्तक साइकोलॉजिया में किया गया। इसी समय एक फेमस दार्शनिक आते हैं गैरेट। गैरेट ने क्या किया कि इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया। इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ये आत्मा के विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो जो दार्शनिक थे अरस्तु, उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान क्यों बताया? उन्होंने बताया कि जो भी हमारी इंद्रियां होती हैं, जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये इंद्रियां वातावरण से स्वतंत्र ज्ञान के विस्तृत भंडार को ग्रहण करती हैं और सबसे पहले वो मानव में जो आत्मा उसकी केंद्र होती है, यानी कि मानव में जो केंद्र होती है वो उसकी आत्मा होती है और वो ज्ञान के विस्तृत भंडार को ले जाके इस आत्मा को दे देती हैं। इस वजह से अगर हमें मानव को समझना है तो सबसे पहले उसकी आत्मा को समझना होगा। इनका मानना था कि अगर मानव को समझना है तो सबसे पहले उसकी आत्मा को समझना है। आत्मा के विज्ञान को इससे पहले अंतःकरण के विज्ञान के नाम से भी जाना जाता था। फिर से रिपीट कर रही हूँ, आत्मा के विज्ञान को इससे पहले अंतःकरण के विज्ञान के नाम से भी जाना जाता था। एक और मुख्य बात है कि जब हम आत्मा के विज्ञान की बात करते हैं, 16वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो एक बहुत ही फेमस दार्शनिक थे केलर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी अलग है, साइकोलॉजी अलग है। केलर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में ये लिखा है कि जो अरस्तु हैं वो मनोविज्ञान के जनक हैं और दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी है। साइकोलॉजी पुस्तक में केलर द्वारा लिखा गया कि अरस्तु जो हैं वो मनोविज्ञान के जनक हैं और दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि आत्मा का विज्ञान सबसे पहले आया, 16वीं शताब्दी में आया। दर्शन शास्त्री जो इस कॉन्सेप्ट को लेके आए थे वो अरस्तु थे। इसी वजह से अरस्तु को विश्व का प्रथम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन्हीं के समय में केलर जो थे बहुत ही फेमस दार्शनिक थे, उनकी एक पुस्तक थी साइकोलॉजी और साइकोलॉजी पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने ये लिखा कि अरस्तु जो है वो मनोविज्ञान के जनक हैं और जननी उन्होंने दर्शन शास्त्र को बताया। आत्मा के विज्ञान का जो समर्थन करता थे वो अरस्तु जी के साथ साथ प्लेटो और डेकार्टो भी थे। 1590 की जब हम बात करते हैं तो
रुडोल्फ गोइकिल एक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक होते हैं। उनकी पुस्तक आती है साइकोलॉजिया, और साइकोलॉजिया पुस्तक जो है वो मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक थी, और इसकी खासियत ये थी कि इसी में सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। फिर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक फेमस दार्शनिक आते हैं गैरेट, और गैरेट ने बताया कि साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण किया। इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस, यानी साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। गैरेट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार वर्गीकरण किया। इन्होंने सबसे पहली बार वर्गीकरण किया साइकोलॉजी का, इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब हम इसके बाद में बात करते हैं मन या मस्तिष्क का विज्ञान। जब हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी का एंड हो रहा होता है और 17वीं शताब्दी में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया जाता है। कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या कमियां होती हैं? हमने इसे मनोविज्ञान कहा है, ठीक है, ये है आत्मा का विज्ञान, और हमें पता है कि विज्ञान में हमेशा नए नए प्रयोग होते हैं, उन्हें शोध के द्वारा प्रूव किया जाता है, कुछ ना कुछ उसके निष्कर्ष निकलते हैं, और हम प्रयोग द्वारा केवल उन्हीं चीजों को सिद्ध कर सकते हैं जो चीजें मूर्त होती हैं, जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, जिन चीजों का रंग होता है, रूप होता है, जिन चीजों का हम स्वाद ले सकते हैं। लेकिन आत्मा जो होती है वो अमूर्त होती है, इस वजह से आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया और एक नया विज्ञान आता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। एक नया विज्ञान आता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान, और इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही फेमस दार्शनिक इटली के रहने वाले थे पोम्पोलोजी इस कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। हम 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। इस समय जो मन या मस्तिष्क के विज्ञान के जो समर्थन करता थे वो थे जॉन लॉक, बर्कली और थॉमस रीड। जॉन लॉक, बर्कली और थॉमस रीड। पोम्पोलोजी ने भी बताया कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है मन या मस्तिष्क, साइकी का अर्थ होता है मन या मस्तिष्क, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी कि एक ऐसा विज्ञान जो मन या मस्तिष्क का अध्ययन करता है। पोम्पोलोजी ने भी वर्गीकरण किया, लेकिन जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था वो गैरेट ने किया था। अब हम आगे बात करते हैं, जब हम 17वीं शताब्दी के एंड में पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि मन या मस्तिष्क के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया जाता है। इसमें भी सेम वही कमियां होती हैं जो कमियां आत्मा के विज्ञान में थी, यानी मन या मस्तिष्क का हम वैज्ञानिक अध्ययन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मन या मस्तिष्क भी कोई मूर्त रूप में हमें नहीं दिखाई देता, यानी मन हमें मूर्त रूप में नहीं दिखाई देता है, और हम केवल वैज्ञानिक शोध या वैज्ञानिक दृष्टि से केवल उन्हीं चीजों को सिद्ध कर सकते हैं जो मूर्त अवस्था में हमारे सामने प्रेजेंट होती हैं। इस वजह से 17वीं शताब्दी के अंत तक मन या मस्तिष्क के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया जाता है, और जब हम 18वीं शताब्दी में आते हैं या 19वीं शताब्दी में आते हैं, उस समय हम देखते हैं कि चेतना का विज्ञान आ जाता है। चेतना का विज्ञान का कॉन्सेप्ट जो लेके आते हैं वो जर्मनी के एक बहुत ही फेमस दार्शनिक होते हैं विलियम वुंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी के फेमस दार्शनिक विलियम वुंट लेके आते हैं। विलियम वुंट क्या है? विलियम वुंट इन्होंने क्या किया कि ये लिप्जिग विश्वविद्यालय, जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में ही ये प्रोफेसर होते हैं, और यहीं पे इसी लिप्जिग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला का निर्माण किया होता है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिग विश्वविद्यालय में बनाई जाती है। विलियम वुंट प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करते हैं। कब करते हैं? 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित होती है। लिप्जिग विश्वविद्यालय को आज हम वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। लिप्जिग विश्वविद्यालय को आज हम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। विलियम वुंट ने प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया। कहाँ किया? लिप्जिग विश्वविद्यालय में किया। कहाँ थी? जर्मनी में थी। इसी वजह से जो विलियम वुंट हैं
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वो विलियम वुंड को कहा जाता है। अगर हम इसी समय बात कर लेते हैं, अगर प्रयोगशाला के विषय में बात करते हैं कि विश्व में जो प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की स्थापित हुई थी वो जर्मनी के लिप्जिग शहर में स्थापित हुई थी। अगर हम भारत के उसमें बात करते हैं तो भारत में कलकत्ता में, ध्यान दीजिएगा, भारत में कलकत्ता में 1915 में नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता द्वारा प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की जाती है। नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता द्वारा प्रथम प्रयोगशाला भारत में 1915 में कलकत्ता में स्थापित की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेट और सीटेट में, ये कई बार पूछा गया है। अब हम बात करेंगे, अगर हम 19वीं शताब्दी में बात कर रहे हैं चेतना के विज्ञान के विषय पे, तो चेतना होती क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है चेतना होती क्या है? यानी कि मस्तिष्क के अंदर उत्पन्न होने वाला विचार जो हमें बाह्य रूप में दिखाई नहीं देता है वो चेतना कहलाती है। मस्तिष्क के अंदर प्रकट होने वाले जो भी विचार होते हैं जो हमें बाह्य रूप में दिखाई नहीं देते हैं वो चेतना कहलाते हैं। चेतना के विज्ञान का जो समर्थन करता थे वो विलियम जेम्स थे, जो कि अमेरिका के थे। जेम्स सली थे और वाइट्स थे। विलियम जेम्स अमेरिका के थे, जेम्स सली थे और वाइट्स थे। विलियम जेम्स अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक भी कहलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम जेम्स अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। ये जो विलियम जेम्स हैं अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया 1880 में, ध्यान दीजिएगा 1880 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। यानी कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा किसने दिलाया? जो फेमस दार्शनिक विलियम जेम्स, जो अमेरिका के रहने वाले थे, इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। 19वीं शताब्दी के अंत में आते आते इस चेतना के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया जाता है। सोचिए, प्रथम प्रयोगशाला भी स्थापित हुई, कुछ रिसर्च भी हुई, उसके बाद भी मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट को अस्वीकार कर दिया जाता है। इसमें भी कुछ कमियां पाई जाती हैं। वो कमियां क्या थी तो हम जान लेते हैं कि वो कमियां क्या थी। सबसे पहले चेतना के विज्ञान का जो विरोध करने वाले मनोवैज्ञानिक थे वो विलियम मैकडूगल थे। जो सबसे पहले चेतना के विज्ञान का विरोध किया था वो विलियम मैकडूगल थे। उन्होंने अपनी पुस्तक, यानी विलियम मैकडूगल की बहुत ही फेमस पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान की अवधारणा। ये पुस्तक इनकी 1905 में आती है और इसी पुस्तक में इन्होंने चेतना के विज्ञान का विरोध किया। इन्होंने चेतना के विज्ञान का विरोध किया इस पुस्तक के जरिए। इन्होंने विरोध क्यों किया? इन्होंने विरोध इस वजह से किया क्योंकि जो सिगमंड फ्राइड थे, बहुत ही फेमस मनोविश्लेषणवादी थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्राइड। इनके विषय में मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करके आपको पूरा बताऊंगी। ये मनोविश्लेषणवादी थे। इन्होंने ही, पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इनकी एक फेमस लाइन थी, उन्होंने एक बहुत ही फेमस कथन कहा है कि मानव मस्तिष्क जो है वो पानी में तैरती हुई बर्फ के समान है। मानव मस्तिष्क पानी में तैरती हुई बर्फ के समान है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार पानी में बर्फ तैरती रहती है, उन्होंने बताया कि जो पानी में बर्फ तैरती है उसमें जो भी भाग पानी में डूबा हुआ होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो भाग पानी के अंदर डूबा हुआ होता है वो 90% होता है। जो भाग पानी के ऊपर होता है वो 10% होता है। यानी कि जो भी पानी में डूबा हुआ 90% भाग है उसे अचेतन मन से तुलना की है, उसकी अचेतन मन से तुलना की है। और जो 10% भाग होता है वो चेतन मन कहलाता है, चेतन मन कहलाता है। और जो चेतन और अचेतन मन के बीच की कड़ी होती है उसे हम अर्धचेतन मन कहते हैं, अर्धचेतन मन कहते हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया कि जो विलियम मैकडूगल थे, इन्होंने इनके कथन को देखा, यानी कि सिगमंड फ्राइड का जो फेमस कथन है, इन्होंने बताया था, सिगमंड फ्राइड ने बताया था कि जो मानव मस्तिष्क है वो पानी में तैरती हुई बर्फ के समान है। यानी कि जो मन के, यानी मन या
जो भी प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं, यानी कि चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। विलियम वुड जो फेमस दार्शनिक होते हैं, जो चेतना का विज्ञान लेके आते हैं, उन्होंने मस्तिष्क के एक स्वरूप के बारे में तो बताया, लेकिन उन्होंने दूसरे स्वरूप के बारे में नहीं बताया। यानी कि जो विचारधाराएं हमारे मन के अंदर प्रकट होती हैं उनके बारे में तो उन्होंने पूरी तरह से बताया, लेकिन उसके दूसरे स्वरूप के बारे में चर्चा ही नहीं की। इस वजह से चेतना के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया जाता है। जब 19वीं शताब्दी के लास्ट में हम आते हैं तो देखते हैं कि चेतना का विज्ञान भी अस्वीकार कर दिया जाता है और एक नया विज्ञान आता है, व्यवहार का विज्ञान, जिसे आज हम प्रेजेंट टाइम में पढ़ते हैं। 1912 से लेकर 1913 की बात कर रहे हैं। जो व्यवहार का विज्ञान है, इस कॉन्सेप्ट को लेके आए थे अमेरिका के बहुत ही फेमस दार्शनिक जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन व्यवहार का विज्ञान लेके आते हैं और इनके जो समर्थनकर्ता होते हैं वो B.F. स्किनर, इवान पी पावलोव, C.L. हल, विलियम वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल। फिर से मैं बता रही हूँ, B.F. स्किनर, इवान पी पावलोव, विलियम मैकडूगल, विलियम वुडवर्थ, C.L. हल। तो व्यवहार का विज्ञान यानी कि व्यवहार क्या होता है? मानसिक क्रियाएं जो हमें बाह्य रूप में दिखाई देती हैं, वे सभी मानसिक शारीरिक क्रियाएं जो हमें बाह्य रूप में दिखाई देती हैं, वे सभी की सभी क्या कहलाती हैं? व्यवहार कहलाती हैं। जो भी क्रियाएं हैं जो हम बाह्य रूप में देख सकते हैं, वे सभी की सभी व्यवहार कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे चलना, दौड़ना, लिखना, ये सब बाह्य रूप में हमें दिखाई देती है, इन्हें हम देख सकते हैं। तो ये क्या है? ये मानव का व्यवहार जो हमें बाह्य रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से इन सब यानी कि इस ऐतिहासिक विकास के क्रम में हम देखते हैं कि जो विज्ञान शुरू हुआ वो मनोविज्ञान कहाँ से शुरू हुआ? आत्मा के विज्ञान से शुरू हुआ और आज हम प्रेजेंट टाइम में व्यवहार के विज्ञान को पढ़ते हैं। यानी कि आत्मा के व्यवहार विज्ञान के बाद में जो दूसरे नंबर पे विज्ञान आया वो मन और मस्तिष्क का विज्ञान आया। उसमें भी कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से एक नया विज्ञान आया, चेतना का विज्ञान। इसमें भी कुछ कमियां रह गई और जिसके बाद में जो लास्ट में जिस विज्ञान की बात हम करते हैं वो है व्यवहार का विज्ञान। इन सब के निष्कर्ष के बाद में यानी कि ऐतिहासिक विकास के क्रम की अगर हम बात करते हैं, इस क्रम को देखते हुए बहुत ही फेमस दार्शनिक विलियम वुडवर्थ अपना एक कोटेशन यानी कि अपना एक कथन कहते हैं। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, मन को त्यागा, चेतना खोई और आज वो प्रेजेंट टाइम में व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार करता है। आज वो प्रेजेंट टाइम में व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार करता है। तो हमने देखा कि मनोविज्ञान कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे आके रुक जाता है। आज हमने पूरे विकास के क्रम को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो पहला चैप्टर है, चाहे वो टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो डीएलएड की सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मैं सारा सिलेबस आपको ऐसे ही कवर कराऊंगी नई सीरीज के साथ। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आपको समय से मिल जाएं। थैंक यू क्लास।